Friends, 12th biology chapter number 11th we have to start today. The chapter is biotechnology principles and process. In a previous class we already have cleared the definition of biotechnology, the branch of biology in which we study about the techniques to improvise the production of the production to utilize the microorganisms, their body, their services in favor to the human welfare. ह्यूमन वेलफेयर के लिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं उनमें टेक्निक्स की जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को यूटिलाइज किया जा सकता है, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो ये यूटिलाइजेशन एक टेक्निक तरीके से होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दिस प्रोसेस दैट कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। There are two types. We can understand that two branches of biotechnology. First number traditional biotechnology and second is modern बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल में आपके आ जाते हैं जैसे मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कर्ड, बेसिकली अल्कोहल बेवरेज भी बनाए जाते थे पहले। ताड़ी जो आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइज ट्रेडिशनल मैनर से, अनटेक्निकल तरीके से, बिना किसी एनर्जी एफर्ट्स को सेव करे हुए ऐसा प्रोडक्ट किए जाते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टेक्निक किया जाता है। डीएनए के डिफरेंट सोर्सेज से जो डीएनए आता है उसको फ्यूज करके ट्रांसजीन बनाया जाता है और उस ट्रांसजीन को एक किसी लिविंग सेल्स और लिविंग बॉडी में उसको कन्वर्ट करके उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है। इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर उस ट्रांसजीन और चेंज्ड कंबाइंड डीएनए की वजह से उसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस चेंज हो जाती है। इस तरह की टेक्निक ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम कहते हैं उसके अंदर आ जाता है जीन इंजीनियरिंग। सो ब्रांच ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द टेक्निक्स टू इम्प्रोवाइज to improvise to growth and development of changed nucleus in coming generation of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिम्स की जनरेशन टू जनरेशन उस चेंज डीएनए का इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सुटेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस तरह के ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कॉल्ड जीन इंजीनियरिंग। और जीन इंजीनियरिंग के इस प्रोसेस को हम अचीव कर सकते हैं एक मेथड के थ्रू, दैट्स मेथड कॉल्ड recombination DNA technique, also known as RDT. This is the method of biotechnology in which we can fuse two different DNA of the different sources. दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को फ्यूज करके वहां पर कॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस कॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर अब टेंडेंसी दोनों ही सोर्सेज के डीएनए की हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसजेनिक डीएनए। और इसके अंदर जो इनहेरिटेंट जीन की वजह से होती है सच फ्यूज जीन्स और मिक्स्ड जीन कॉल्ड ट्रांसजीन। और ट्रांसजीन किसी भी सेल में या लिविंग ऑर्गेनिम्स में जब इम्प्लांट और ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स की इनहेरिटेंस चेंज होती है। और इस तरह के इनहेरिटेंस चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक organisms, like also called genetically modified organisms. Plants है तो genetically modified plants and animals है तो genetically modified animals, right? इस तरह से ये चीजें होती है। अब हम बात करें जीन इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स और प्रोसेस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है REN, रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो किसी भी सोर्सेस से निकाले हुए डीएनए को स्पेसिफिक 2 to 7 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में काटता है उस जगह पर जहां पर पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम क्या है आगे बात करेंगे अपन। एंजाइम्स जो यूटिलाइज किए जाते हैं वो डिफरेंट 5 टाइप के एंजाइम्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं। नंबर 1 RNA polymerase utilized for the replication of RNA, DNA polymerase utilized for the DNA replication, lysozyme utilized to break or lysis the cell wall, ligase utilized to fuse the different DNA to make the recombinant DNA, alkaline phosphate is utilized to convert the circular nature into linear nature of the DNA,
जो प्लाज्मिड में होता है बैक्टीरिया, प्लाज्मिड जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अंदर यदि हम डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके सर्कुलर डीएनए को हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा एल्कलाइन फॉस्फेट। इस तरह से जो डीएनए को जब आप ब्रेकिंग करने के बाद उसमें स्ट्रेटनेस आ जाती है, लीनियरनेस आ जाती है, उस लीनियर को बनाए रखने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट होता है। और ये एल्कलाइन फॉस्फेट है वो बेसिकली उस लीनियर डीएनए की स्ट्रेचिंग को और उसके जो टेंशन्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का कुछ टाइम के लिए काम करता है, तब तक जब तक कि हम उसके अंदर डिजायरेबल जीन ना डाल दें। बेसिकली वेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्मर्स, ये ट्रांसफर्स करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। वेक्टर्स आर कंपोनेंट्स, डीएनए आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, इस तरह के जो बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट द डिजायरेबल जीन फ्रॉम देयर सोर्स टू द टारगेट सेल वेयर वी वांट एक्सप्रेशन। और जीन की जो एक्सप्रेशन चाहते हैं उन सेल्स के अंदर हम उस डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर किया जाता है, उस ट्रांसपोर्ट करने वाले इंपोनेंट और कंपोनेंट और एजेंट को, डीएनए को, दैट कॉल वेक्टर। 1 2 3 4 5 देयर आर डिफरेंट 5 टाइप्स। नंबर 1 प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। फर्स्ट प्लाज्मिड इज द बैक्टीरियल नॉन क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। Plasmid is the combination of DNA of plasmid and bacteriophage, and plasmid also is the fusion of two different DNA, bacteriophage DNA and plasmid DNA, and these are different artificial. 1 2 3 4, these 4 types vectors are natural, right? But some of these vectors can be produced in a laboratory में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, so they are called artificial vectors, like bacterial artificial chromosome, like mammals artificial chromosome, like yeast artificial chromosomes, और PBR322 and University California sequence number 19 प्लाज्मिड। ये जो दो होते हैं वो प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, और दोनों के जो इनोवेटर्स हैं, दोनों के जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग है। तो ये सभी आर्टिफिशियल, ये दोनों के दोनों है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जिनको किसी भी डिजायरेबल जीन को टारगेट सेल में पहुंचाने के लिए जहां हम एक्सप्रेशन चाहते हैं उस जीन की, वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। होस्ट सेल वो बेसिक सेल होती है जहां पर उस ट्रांस जीन को इंसर्ट करवा करके या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करवा करके वहां उस जीन का एक्सप्रेशन किया जाता है। एंड जीन लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ द क्लोन्स ऑफ डीएनए, जहां पर होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया सेल के अंदर क्लोनिंग हो सकती है या किसी होस्ट सेल में हो सकती है, तो उसको एक एज अ स्टोर यूज किया जा सकता है। इन फ्यूचर आगे जीन इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की जाए तो वहां से वो रेडीमेडली ट्रांसजीन एज अ कलेक्शन वहां पड़े रहते हैं। ये जीन इन लाइब्रेरी जो होती है वो बेसिकली जीन की फॉर्म में भी हो सकती है या पूरे सेट के फॉर्म में होती है। एग्जांपल बात करें अपन, किसी ट्रांसजीन को आपने प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दिया, अब वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर वो ट्रांसजीन पड़ा हुआ है, एक सेट की फॉर्म में हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जीनोम लाइब्रेरी। और यदि जीन्स को कल्चर मीडियम में डाल करके हम स्टोर करें, उन ट्रांसजेनिक जीन्स को स्टोर करके रखें और उसी फॉर्म में लेकर के डायरेक्ट किसी वेक्टर में डालें, तो दस का है जीन लाइब्रेरी। ये डिफरेंट टूल्स हैं, वन बाय वन हम एक एक की स्टडी करने वाले हैं। REN, restriction endonuclease enzyme, this is the enzyme that cut the specific DNA at the specific sites. That specific site is 4 to 6 nucleotide sequence, और ये होता है डीएनए के कॉर्नर्स वाले हिस्सों को छोड़ करके इंटरनल पार्ट से। इसका मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स स्पेसिफिक डीएनए को इंटरनली कट्स लगाता है, और वो जो इंटरनली कट लगाने वाला हिस्सा जिसको वो आरएन रिकॉग्नाइज कर सकता है, दैट 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट से कट लगाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इस डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो होता है जिसे पैलिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें लेफ्ट टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड
दोनों साइड से जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है वो सेम आता है, लाइक CTTAAG, और उस तरह से दूसरी साइड से CTTAAG। इस तरह से ये इस REN की रिकॉग्नाइज साइट हो गई, जिसको ये पहचान के क्या लगा सकता है, कट लगा सकता है। इस हिसाब से यदि हम बात करें हिस्ट्री की, W. Arban 1960 was the first scientist who discover and give a term restriction endonuclease enzyme, बट आइसोलेशन नहीं कर पाया। आइसोलेशन किया स्मिथ, नेथनसन, आरबार्स इन 1970। उन्होंने इरिशी कोलाई से इसको बाहर निकाला। इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से स्मिथ, नेथनसन, आरबार्स इन तीनों को 1978 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। अब हम बात करें यहाँ पर इस REN की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। फर्स्ट नंबर, naturally found in Escherichia coli, Streptococcus and Thermoequimiticus. These are like आर्कीबैक्टीरिया, और इन आर्कीबैक्टीरिया में बेसिकली बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में नेचुरली ये फाउंड होता है। इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से जो भी बैक्टीरिया पर एक्सटर्नल DNA या फिर कोई पैथोजेनिक एजेंट लाइक वायरस और अदर कोई इस पे इंसर्ट करने की कोशिश करता है, ऐसी कंडीशन में ये REN रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उन स्पेसिफिक साइट्स पर आइडेंटिफाई करके उन्हें कट लगा देता है, इससे लाइसिस होने से उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से वो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड नंबर, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द फॉरेन DNA via lysis. Third number, REN recognize the 4 to 6 nitrogen base pair sequences that call palindrome. That is the call also recognized site, क्योंकि ये recognized site REN की आइडेंटिफाई की जा सकती है। अलग अलग DNA अलग अलग सोर्सेज से जो निकाले गए हैं उन पे जो कट लगने का सीक्वेंस है वो फिनोमेनन अलग अलग होगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो अलग अलग DNA सैंपल्स पर कट अलग अलग तरीके से लगाता है, क्योंकि उनके 4 to 6 जो सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होंगे, बट उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। नॉमेनक्लेचर हम बात करें यहाँ पर कि REN का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करें, उसको एक साइंटिफिक नेम कैसे प्रोवाइड करें। कोई भी नॉमेनक्लेचर करने से पहले अपनी चीज समझ ले कि यहाँ पर REN का नॉमेनक्लेचर करने पर जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट 3 कंपोनेंट्स। 3 components of the names are here. First, genus name of the source organism, इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्टार्ट कैपिटल लेटर फर्स्ट अल्फाबेट। सेकेंड, स्पीसीज नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से इसको आइसोलेट किया गया है उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट स्मॉल में लिखा जाता है। थर्ड, वैरायटी और टाइप ऑफ DNA और RNA और स्ट्रैंड, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। लाइक दिस हम एग्जांपल देख सकते हैं कि इरिशी कोलाई बैक्टीरिया से एक REN आइसोलेट किया जाए और एक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से एक REN सेपरेट किया जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा। फर्स्ट स्टेप E, यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, इस सोर्स के जीनस को, और सोर्स का नाम है इरिशी कोलाई, तो यहाँ पर जीनस क्या हुई, इरिशिया है, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ जीनस के लिए डिवोटेड है और वो कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वो सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पर इस स्पीसीज का, इस सोर्स की स्पीसीज का स्मॉल लेटर से CO मींस कोलाई, और यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट वैरायटी टाइप ऑफ DNA आ रहा है वो है R फर्स्ट, मींस दिस इज द टाइप ऑफ RNA, this is the type of genetical material DNA and this is the sequence first. So ECORI means this is the nomenclature or scientific name of Escherichia coli RNA, which is isolated from Escherichia coli. The type of RNA genetical material DNA is R and this is the sequence first. उसी तरह से एग्जाम्पल, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा से निकाला गया एक RNA, उसके अकॉर्डिंग उसका जो नोमेनक्लेचर किया गया है HIN डॉट, H फॉर ह्यूमन, IN फॉर इन्फ्लुएंजा and D for type of DNA, and third is the sequence serial. These are the examples of REN.